आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। हम लोग वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने मेंडल्स के नियम के बारे में पढ़ा था और मेंडल्स के कितने कारक थे उन कारकों के बारे में पढ़ा था। फिर उन मेंडल के प्रयुक्त होने वाले शब्दावली के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने मेंडल के कौन कौन से चीजों का प्रयोग किए थे उनके बारे में फिर हम लोगों ने क्या किया था, प्रभाविता और सह प्रभाविता के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, स्वप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। इस क्रोमोसोमल थ्योरी को जानने से पहले कुछ हम लोग इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल हैं और गुणसूत्री सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि 1856 से लेकर 1863 में मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। जो मेंडल ने मटर के पौधे को चूज करके उसमें 7 लक्षण बताए थे, उनका 1856 से लेकर 1863 तक क्या किया था, प्रयोग किया था। फिर उसके बाद उन्होंने 1865 में मेंडल के नियमों का क्या रहा, प्रकाशन, लेकिन वह अज्ञात रहा, उनका प्रकाशन ज्ञात नहीं हो सका और इसी वजह से उसको अज्ञात रखा गया। फिर उसके बाद 1900 में डीब्रीज, कोरेंस और वान शेरमार्क ने मेंडल के नियम की पुनः खोज की। फिर बाद में जो अज्ञात रह गया मेंडल का प्रकाशन, उस समय क्या हुआ कि उनके नियम का प्रकाशन नहीं हो पाया। नहीं होने की वजह से फिर 1980 में डीब्रीज और कोरेंस और वान शेरमार्क नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों का पुनः खोज किया और उन नियमों की खोज करके मेंडल के नियमों का प्रकाशन किया। इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को। क्यों? उन्हीं के नियम के अनुसार जो 3 नियम दिए थे, उन्हीं तीनों नियमों के अनुसार उनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी मेंडल्स यानी हम लोग कह सकते हैं आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फिर उसके बाद में 1902 ईस्वी में वार्लेयर, सटन और थियोडर ने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया। पूछा जाता है कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत या क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था, तो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, वार्लेयर, सटन और थियोडर, जिसको हम लोग बोलते हैं बोवेरी। यानी 3 वैज्ञानिकों ने, वार्लेयर, सटन और बोवेरी नामक 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इससे पहले हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, जिसकी क्या होती है, 4 भुजाएं होती हैं। जिसकी क्या होती है, 4 भुजाएं। यानी केंद्रक में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसकी क्या होती है, 4 भुजाएं होती हैं। जो इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। और इसके बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, यह केंद्रक में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। जिस भुजा को हम लोग क्रोमैटिड्स कहते हैं और बीच में जो बीच वाला भाग होता है, केंद्र वाला भाग होता है, उस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। जो आपका यह क्या होता है, गुणसूत्र होता है। जो ये आपका गुणसूत्र होता है, यह हमेशा जोड़े के रूप में होता है। किस रूप में होता है, जोड़ा, यानी पेयर के रूप में होगा। कैसा होगा, पेयर के रूप में। हमेशा जो गुणसूत्र पाया जाता है, यह गुणसूत्र कैसे होंगे,
पेयर में होंगे। अगर हम इसी तरह अगर मनुष्य की बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं मानव की, तो मानव में हम लोग जानते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसके पेयर्स की बात करें, अगर इसके हम पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी आपको गुणसूत्र के बारे में समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। मैंने बताया गुणसूत्र किसे कहते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। जो गुणसूत्र होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं? जोड़े के रूप में होते हैं। मेंडल ने भी अपने नियम में बताया था कि जो कारक होते हैं, कारक मतलब होता है जीन। क्या होता है? जीन। यानी जो मेंडल ने कारक एलिल्स बताए थे, एलिल्स हुआ क्या होते हैं? हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? जोड़े के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जो कैपिटल टी था इसको हम लोग लंबा बोलते थे, जो स्मॉल टी था यह क्या था? बौना था। यह किस रूप में है? तो जोड़े के रूप में। उसी प्रकार जो हमारा गुणसूत्र होता है वह भी क्या होता है? जोड़े के रूप में होता है। यानी जो सटन और बावेरियर वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जिस तरह से मेंडल ने अपने नियम में जीन को प्रयुक्त किया था, ठीक उसी प्रकार सेम उसी का रूप क्या है? आपका गुणसूत्र है। गुणसूत्र भी क्या करता है? एक लक्षण को दूसरे लक्षण से वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? संचरित, यानी यह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाने का कार्य कौन करता है? हमारा जीन भी करता है और हमारे क्या करते हैं? गुणसूत्र भी करते हैं। इसलिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। जो गुणसूत्र की भुजाएं होती हैं, इन्हीं भुजाओं के ऊपर क्या होते हैं? जो इनके जीन्स यानी डीएनए जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये चिपके होते हैं, जो क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं? संचरित होते हैं। जो गुणसूत्री सिद्धांत दिए थे इन 3 वैज्ञानिकों ने, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, तो आइए हम लोग उनको पॉइंट्स को देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट्स है, द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र एवं कारक जोड़े में पाए जाते हैं। द्विगुणित कोशिका मतलब जो डिप्लॉयड सेल होते हैं। डिप्लॉयड सेल क्या होते हैं? जिनको मैंने बताया था 2n। क्या होते हैं? डिप्लॉयड यानी 2n की अवस्था में होंगे। यह क्या होंगे? जोड़े के रूप में। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा गुणसूत्र भी होता है जोड़े के रूप में होता है, जो हमारे जीन और एलिल्स भी होते हैं वो भी क्या होते हैं? जोड़े। जैसे मैंने आपको कैपिटल आर, स्मॉल आर बताया था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये जो आपके कारक है यानी यह आपके जो जीन है, यह हमेशा किस रूप में होंगे? पेयर्स के रूप में होंगे। उसी प्रकार जो यहाँ पर पहला आपका जो गुणसूत्री सिद्धांत है कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र एवं कारक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरा का बात करें तो युग्मकों के निर्माण के समय जो युग्मक यानी गैमेट बनता है, आनुवंशिक कारक जीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी जैसे मैंने आपको मेंडल्स के नियम में उदाहरण के तरीके बताया था कि जब पेरेंट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो जब इसमें हम युग्मकों का चयन करते हैं, किसका चयन करते हैं? युग्मकों का जब चयन करते हैं तो इनके जो जीन होते हैं वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी हो जाएगा। यानी इन दोनों के जो जोड़े होते हैं वह क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी दूसरा नियम यही है आपका, युग्मकों के निर्माण के समय गुणसूत्र एवं आनुवंशिक कारक जीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे युग्मक का जैसे ही निर्माण होगा पेरेंट से, तो इनके जो जीन होते हैं वह अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप जोड़े में होंगे, लेकिन जैसे ही युग्मक का निर्माण होगा वह सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और तीसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तीसरा आपका क्या है? सभी युग्मकों में समजात गुणसूत्र में, यानी जो सभी समजात गुणसूत्र होंगे, कारक के जोड़े में से केवल एक ही कारक आता है। मतलब कि जो समजात गुणसूत्र वाले होंगे वो समजात गुणसूत्र ही क्या होंगे? एक लक्षण कारक पहुंचता है। जैसे हम लोग इसका
क्या करते हैं, निषेचन करा देते हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप यह कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं, दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और एक ही कारक क्या होता है, एक ही लक्षण ऑफ स्प्रिंग में क्या करता है, पहुंचता है। तो वही बताया गया है कि सभी युग्मकों में समजात गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र तथा कारक के जोड़े में से केवल एक ही कारक जाता है। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में इसके देखते हैं कि आनुवंशिकता का जो गुणसूत्री सिद्धांत है वह कैसे प्रभाव डालता है मेंडल्स के नियम पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।